साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन से। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है फेनोल्फथालीन टेस्ट से और इसके विषय में आप सबको जानकारी होना आवश्यक है, ताकि जब भी आप फाइल को पढ़ें, डिफेंड करें अपने आप को, तो जो गाइडलाइंस है वो आपके काफ़ी हद तक काम आ सके। तो आप शांत मन से एक नोटबुक जो है मेंटेन कीजिए। हम लोग चलते हैं ऑन द बोर्ड। जो कुछ बताऊंगा उसको पहले ऑब्जर्व करना, नोट डाउन करना एंड ट्राई टू अप्लाई द सेम टू योर केस, ताकि आपको बेनिफिट जो है मिल सके। चलते हैं हम ऑन दी बोर्ड। एंटी करप्शन मामलों में जो फेनोल्फथालीन टेस्ट है उसका क्या योगदान है? बेसिकली प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करता है कि अक्यूज ने एक्सेप्टेंस किया है। जब हमने टेस्ट जो है परफॉर्म किया, जो रंग है वो पिंक आया। बेसिकली जो अक्यूज है उसके अगेंस्ट एक एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। तो इन नटशेल वी कुड से दैट द टेस्ट इज नॉट कंक्लूसिव। It is basically a corroborative piece of evidence। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया, तब भी प्रोसिक्यूशन को डिमांड जो है साबित करना होगा, क्योंकि मियर एक्सेप्टेंस और मियर रिकवरी जो है पर्याप्त नहीं है। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब भी इस तरह के एविडेंसेस हैं तो हमें देना होगा स्पष्टीकरण। अगर नहीं देंगे तो हम सक्सीड नहीं हो पाएंगे। मैंने देखा आप लोगों के साथ में कि आप फाइल को पढ़ते नहीं हो। आप जहाँ भी जाते हो अपना दुखड़ा जो है सुनाते रहते हो या कहते रहते हो। क्या इससे रिलीफ मिल जाएगा? उत्तर है नहीं। जितना आप कहोगे उतना ही नुकसान आपका होगा, पर जितना लिखोगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा। और इसलिए हमारा जो कानून है ना, ये बेस्ड है राइटिंग पे। आप देखिएगा, चाहे कोई सा भी कानून हो, अगर वो लिखित में नहीं है तो उसका वैल्यू नहीं है। इसलिए जब कानून राइटिंग में है तो आपके फैक्चुअल नोट्स, फैक्चुअल पर्सपेक्टिव भी राइटिंग में होने चाहिए। क्लियर है? हमें देना है स्पष्टीकरण, ताकि जो हमारा इनोसेंस है उसको हम मजबूत कर सकें। देखिए, कुछ नियम है इसको लेकर के, जिनको आज जो है हम जानेंगे। सबसे पहला नियम है, वी मस्ट एस्टेब्लिश द इनोसेंट ट्रांसफर। ये थ्योरी क्या कहती है? आप ये डिफेंस भी ले सकते हैं कि जो परिवादी है उसने आपसे हाथ मिलाए। आप ये डिफेंस भी ले सकते हैं कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसने कोई आपको फाइल या पेन या कोई रजिस्टर जो है हैंड ओवर किया। संभावना है जिस कारण केमिकल जो है आपके हाथ में लग गया होगा, जिस कारण जो है कलर टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जो ये कंसर्न संभावना है, इसको स्पष्ट करने के लिए आपको डिफेंस में गवाह उतारने पड़ेंगे, ताकि जो आपका डिफेंस स्टेटमेंट है उसको बल मिल सके। इसके अलावा अगर गवाह है प्रोसिक्यूशन के, उनसे आप क्रॉस करते हैं और वो इस बात को एडमिट भी करते हैं, तब भी अपने को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों ही तरीक़ों से हम प्रिजम्पशंस को रिब्यूट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है एसीडी केसेस में, कि जो आरोपी है उसको जब पकड़ते हैं तो उसका एक वीडियो जो है बनता है, और ये वीडियो होता है लीक मीडिया के अंदर, जिसमें साफ दिखाई देता है कि आरोपी ने किसी सरफेस को जो है टच कर लिया, चाहे वो टेबल टॉप हो या जो कंसर्न टीम है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके हाथ से टच हो गया आरोपी के हाथ। तो बेसिकली अगर ये स्थितियां हैं तो वी कुड चॉक आउट डिफेंस कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं कलर टेस्ट की, ये मैनिपुलेटिव हैं और इससे कोई भी निष्कर्ष इफेक्टिव तरीके से नहीं निकाला जा सकता। देखिए, अक्यूज को अधिकार है फेयर इन्वेस्टिगेशन का। अगर इन्वेस्टिगेशन जो है डिफेक्टिव है, एज पर नॉर्म्स नहीं है, अक्यूज को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आपको प्लीड तो करना ही करना है, पर उसको स्टैंड भी करना है। mere defense, mere suggestions are not sufficient। I request you to make a proper notebook, proper submissions, so that
हम हमारा स्टैंड जो है क्लियर कर सकें। कई बार देखा है मैंने, आप लोग चुप रहते हो क्योंकि आपके काउंसिल ये कहते हैं कि भाई अगर अभी कहा तो पत्ते खुल जाएंगे। देखो, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आप फर्ज कीजिएगा आपने एक ज्ञापन दिया और उसमें ये फैक्ट जो है डिपोज किया, 2 गवाहों के आपने एफिडेविट दिए, साथ में एंक्लोज कर दिए, पर इस फैक्ट पर कोई जांच ही नहीं करी आईओ ने, तो उसका मतलब उसने अनफेयर तरीके से प्रोसीड किया है। और जो कंप्लाइंसेस थी सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस की, उसने परफॉर्म ही नहीं करी है। जब तक स्पेसिफिक मामला फाइंड आउट नहीं करता है प्रोसिक्यूशन, तो ऐसे सिनेरियो में जांच कार्रवाई को अपने आप में ही इलीगल कहा जाएगा। हमेशा सुना होगा आपने इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन। देखिए, इन्वेस्टिगेशन दोनों के लिए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है चाहे डिफेंस है। अगर डिफेंस के पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन की एजेंसी जांच कार्रवाई नहीं कर रही है संपन्न, तो वहां पर डिफेंस जो है आपत्ति कर सकता है। अगर तब भी सुनवाई नहीं हो रही है तो डिफेंस जो है कोर्ट में जाकर के सबमिशन देगा। जजमेंट है 2016 एससीसी पेज 277। इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लो। पर जब भी ये डिफेंस लोगे आप, तो आपको सपोर्ट में गवाह खड़े करने पड़ेंगे, या जो गवाह है प्रोसिक्यूशन के, उनसे आप जिरह करके संदेह पैदा कर सकते हैं। आपको डाउट क्रिएट करना है, यही काम है डिफेंस का। इस बात को जो है दिमाग में आप सेट कर लीजिए और इस पर जो है वर्कआउट करने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक नियम आपको मैं और लिखा देता हूँ, वो है VA, द रूल ऑफ VA। इट इज कॉल्ड द रूल ऑफ वॉलेंटरली एक्सेप्टेंस। अगर सब अच्छा से एक्सेप्टेंस नहीं है तो वह हम फायदा ले सकते हैं। ठीक है जी, कैसे लेंगे? कि जो कंसेंट परिवादी है वो आया और आते ही उसने कंसेंट करेंसी नोट को ठूसने का या थ्रस्ट करने का या ग्राफ्ट करने का जो है प्रयास किया। पर जब भी थ्योरी आप लेंगे, एक गवाह सपोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा आपको, ताकि ये जो डिफेंस लाइन है उसको आप कॉरोबरेट कर पाए। क्लियर है बात? ये देखिए, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपका स्पष्टीकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी आपको जो है स्टैंड बाय करना है कि आरोपी ने मौके पे कहा था कि ना तो पैसे मांगे हैं ना ही पैसे प्राप्त किए हैं, और ये पैसे जो है ग्राफ्ट किए गए। मीन्स जो कंसेंट था, अलमीरा या कोई टेबल था, उसमें ये पैसे जो है रख गया कंसेंट परिवादी, या उसे पैसे जो है थ्रस्ट कर दिए या ठूसने का प्रयास किया। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। अगर आपका नहीं होगा स्पष्टीकरण तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा कई बार आपका पैंट, मैं बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ मेल, और अगर फीमेल है तो इनका प्लाजो जो है रिकवर करता है एंटी करप्शन ब्यूरो। पर मोटी मोटी बात यह है कि आपको ये एडमिट करना ही नहीं है कि ये पैंट आपका है या आपका ये प्लाजो है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें उनका केस जो है प्रूव करने दो। अगर आप चीज़ों को एडमिट कर लोगे तो सेक्शन 15 BSA में उनके लिए ईजी रहेगा केस को प्रूव करना। आपको उनकी हेल्प नहीं करनी है, ध्यान रखना। आपको केवल वही स्थितियां स्पष्ट करनी है which comes with the preview of cooperation. In the light of cooperation, you are not supposed to give any explanation that comes with the preview of incrimination. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर अनेकों ही अनेक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? तो कुल मिला करके जो ये एक्सेप्टेंस वाली बात है, इस पर आपको विशेष जोर देना है। अगर एक्सेप्टेंस जो है आपकी इच्छा से नहीं, मनी को जो है ग्राफ्ट किया गया है या थ्रस्ट किया गया है, वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है, खासकर MP जोन के अंदर, मैं आपको लिखवा रहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि जब भी ये प्लाजो या पैंट जो है धोते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं अधिकारी या कंसर्न कांस्टेबल, जिस कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशंस की। और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंसर्न व्यक्ति विशेष के हाथ में जो है पाउडर या केमिकल जो है लगा हुआ है, उसने पैंट को टच किया तो अल्टीमेटली इस कॉन्सिक्वेंस में जो है केमिकल ट्रांसफर हो गया। तो हमें हर एक पॉसिबिलिटी को जो है रूल आउट करते हुए चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इस चीज को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया आपने? तो मैं चलूं आगे। तीसरी बात यह है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन। कि जो कंसर्न इंस्ट्रूमेंट काम में लिए वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं थे। ठीक है जी। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि जो कंसेंट फिनोफ्थलीन पाउडर है या सोडियम कार्बोनेट है,
इसका सोर्स ही रिकॉर्ड पे नहीं है। और कई बार ये भी होता है कि जो कंसर्न आर्टिकल है उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूँ सैम्पलिंग की। और कई बार ये भी होता है कि जो प्रिकॉशंस थे सैम्पलिंग के टाइम पे उसको नहीं रखे गए। ये सारी स्थितियां हमें इस सेगमेंट में जो है डिस्कस करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के जहां पर हाथ मिला लिया कंसर्न परिवादी ने, या कंसर्न जो टीम है उनका हाथ लग गया अक्यूज के हाथ से बिफोर द प्रोसीडिंग्स, या जो ये कार्रवाई है सैंपलिंग की वो काफ़ी देरी से है, तो वहाँ पर संभावना है कि सैंपल जो है वो कंटेमिनेट हुआ है, जिसका हम फ़ायदा जो है ले सकते हैं। और जो एडिशनल पॉइंट है वो मैंने लिखवा दिया आपको कि अगर स्टेरलाइज नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स या उनका सोर्स नहीं है, डेफिनेटली वी कुड पॉइंट आउट द एरर। इस विषय पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट का डेट है 3 फरवरी 2021। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। इसके अलावा अब आती है बात प्रोसेस की कि सैंपल जो है प्रॉपर सील नहीं हुआ, कंप्लाइंसेस नहीं हुई 105 185 BNSS की। कई बार ऐसा होता है कि सैंपल को जो है डिले के साथ जो है डिस्पैच किया गया। सैंपल को डिस्पैच करने से पहले सैंपल कहाँ रखा गया, सैंपल सुरक्षित जो है किस प्रकार रहा, उस बारे में कोई साक्ष्य नहीं होती है। तो बेसिकली वी कुड पॉइंट आउट कि जो चेन ऑफ कस्टडी है वो ही सस्पेक्टेड है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, ताकि विषय वस्तु पर आप जो है प्रश्न पूछ सकें और अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ आप रख सकें। क्लियर है बात ये? तो फिनोप्सिलिन टेस्ट का रिलेवेंसी तभी होगा, अपन लिख सकते हैं इसको आखिरी में, जब ये प्रूव हो जाए कि वॉलंटरीली आपने एक्सेप्ट किया है। पर अगर इस वाले पार्ट पे आप क्लॉक डाल रहे हैं या सस्पेक्ट कर रहे हैं इसको, तो जो कंसेंट टेस्ट है ये जो अपना रिलेवेंसी है वो खो देगा। क्लियर है? तो मैंने आज के अध्याय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है फिनोप्सिलिन टेस्ट के बारे में। तो इसलिए आपको फाइल तो पढ़नी पड़ेगी, अगर फाइल नहीं पढ़ोगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट आपसे मांगता है स्पष्टीकरण। अगर स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप और आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारियां हैं बिल्कुल गलत तरीके से, या आपने तैयारी करी नहीं है, या आप अनप्लैंड है, तो नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ही खाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये आपका केस है। जितना दर्द आपको है उतना दर्द किसी और को नहीं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, नियमित रूप से जाए भगवान शिव के मंदिर, शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाएं, ऑरा जो है पॉजिटिव करें, और जो ये स्थितियां हैं इसकी लाइट में जो है फाइल को पढ़ें, ताकि आपको फायदा मिल जाएगा। एक लेक्चर में सारी बातें कवर अप करना संभव नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने एक शॉर्ट जो है लेक्चर लिया है। इस विषय पे मैंने कई लेक्चर्स को जो है रिकॉर्ड करना है, आप जाकर जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आप अप्लाई करते हैं कंसर्न केस में, तो संभावना है कि आपको फायदा मिल जाए। इसे बिल्कुल ना घबराएं, अपने आप को दोषी ना माने, गिल्ट का आवरण बाहर फेंक दें, फाइल पे जो है एम्फेसाइज करें, ताकि इफेक्टिवली एक शुद्ध मन के साथ फेयर तरीके से आप अपना डिफेंस रख सकें, और एज पर डिफेंस अपने आप को डिफेंड करते हुए जो एक्विटल है या जो आपके राइट्स हैं उसको जो है आप सिक्योर कर सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।